हेलो गाइज, मैं लक्ष्मी सिंह दिल से दिल्ली पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मिलवा रही हूँ पंडित डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव जी से, जो वर्ल्ड रिनाउंड नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं। दिल से दिल्ली में आपका संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है। आप एक विश्वविख्यात नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं और आपने बहुत सारे कंट्री में आपने स्टूडेंट्स हैं, बहुत लोगों को आपने पढ़ाया है। ऐसी पर्सनालिटी को हम आज लेकर आए हैं जो आपको ज्योतिष से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों का खुलासा करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप एक विश्व प्रसिद्ध नाड़ी ज्योतिषाचार्य होने के साथ साथ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एंड वैदिक साइंस के संस्थापक हैं। तो हमें बताएं कि नाड़ी ज्योतिष क्या है। सबसे पहले थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस लवली दिल से दिल्ली पॉडकास्ट। देखिए, नाड़ी ज्योतिष क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। दुनिया में मैं पहले शुरू करूँगा कि बहुत तरह की विद्याएँ हैं, ठीक है। ज्योतिष में भी बहुत सारी ब्रांचेस में कहूँगा, जैसे वैदिक ज्योतिष हम बोलते हैं, जैमिनी है, वैदिक पराशरी ज्योतिष भी बोलते हैं, ऐसे ही नाड़ी ज्योतिष है। अब नाड़ी ज्योतिष के दो डिविजन्स हैं, एक अगस्त ऋषि से लीनिएज जाती है और एक भृगु ऋषि से, ठीक है। देखिए, ज्योतिष की शुरुआत अगर हम बोलेंगे कैसे हुई तो हम कहेंगे स्वयं समय महाकाल से ज्योतिष का ज्ञान जो है माँ पार्वती को मिला। माँ पार्वती जी ने सप्त ऋषियों को दिया। तो भृगु ऋषि और अगस्त ऋषि ये भी ऋषि लीनिएज में है। और अगस्त ऋषि में जो ज्योतिष होता है उसमें आपने सुना होगा वो जो लिपि पत्रों में लिखा रहता है, वो थंब इम्प्रेशन लेते हैं और फिर वो आपके थंब के बेस पे कुछ निकालते हैं, लिपि पत्ते निकालते हैं और फिर वो आपको भविष्य बताते हैं। पास्ट उसमें क्या होता है 100% एक्यूरेट होता है, 99%। फ्यूचर उसमें वही 50-60% तक आता है। ऐसा अनुभव देखा गया है, बहुत सारे लोग जो आते हैं शेयर करते हैं और ऐसा अनुभव देखा गया। जो अगस्त ऋषि से जो लीनिएज आया है उसमें जो पद्धति यूज़ हुई है वो नाड़ी नक्षत्र की पद्धति यूज़ हुई है। अब नाड़ी नक्षत्र क्या है, ये बहुत ही, अगर पुराने ज़मानों में देखा जाए हमारे राजा महाराजा ऋषि मुनि नक्षत्र को बेस प्रेडिक्शन करते थे और एग्जैक्टली बता देते थे कि वॉर कब होने वाली है, फसल कैसी होगी, क्या सूखा पड़ेगा, क्या बाढ़ आएगी, कुछ भी मंडेन प्रेडिक्शन जो होती है और इंडिविजुअल प्रेडिक्शंस भी बहुत ही एक्यूरेट पता लगे। मतलब 99-100% इतना एक्यूरेट होता था क्योंकि वो नक्षत्र के बेस पे होता था। तो ये जो नाड़ी ज्योतिष हम जो पढ़ाते हैं ये नक्षत्र के बेस पे, ये थंब इम्प्रेशन के बेस पे नहीं है। इसमें डे टाइम प्लेस ऑफ बर्थ जो है आपका लगता है और एग्जैक्टली प्रेडिक्शन समझ लीजिए 95-99% एक्यूरेट आ जाती है। इतना एक्यूरेट है। अब इसमें फ़र्क क्या होता है, देखिए वैदिक ज्योतिष है बहुत अच्छा, ज्ञान उसमें बहुत अच्छा है, पर वो प्रेडिक्शन के लिए नहीं बनी है जो हमें समझ में आता है। तभी उसमें 50-60% से ऊपर जा नहीं सकता और ये हम नहीं कहते, ये दुनिया के सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, नाड़ी ज्योतिष में क्या है कि आप प्लैनेट्स को तो लेते ही हैं, प्लैनेट, राशि, उनके एस्पेक्ट, इन सबको तो लेते ही लेते हैं जो हम वैदिक ज्योतिष में लेते हैं। उसके अलावा आप हर प्लैनेट के नक्षत्र में, हर प्लैनेट के नक्षत्र लॉर्ड में, इन सब में जाके पूरी कैलकुलेशन करके फिर आप बताते हैं कि ये रिजल्ट होगा, जो कि ना बहुत ही प्रिसाइज डिवीजन में आता है। तो इसकी प्रेडिक्शन इसीलिए बहुत एक्यूरेट होती है। और अभी तो देखिए कुछ साल पहले तक तो बहुत ही कम ही एस्ट्रोलॉजर्स थे नाड़ी ज्योतिष के, पर अभी हमने पूरी दुनिया में 70 से ज़्यादा कंट्री में लोगों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं, काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो अभी नाड़ी ज्योतिष प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी आपके स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ के स्टूडेंट्स और यहाँ के स्टूडेंट में क्या डिफरेंस नज़र आता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, चाहे इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, पर हाँ ये ज़रूर है जो सिर्फ इंग्लिश जानते हैं, जो हिंदी नहीं जानते, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, चाहे विदेशी जितने भी हैं, हाँ, उनको इंग्लिश में बोलना पड़ता है। अंग्रेजी हैं, कई प्योर अंग्रेजी, इनका कोई इंडियन बैकग्राउंड नहीं, कोई कुछ नहीं, वो भी इंटरेस्टेड हैं। इनफैक्ट कई मुसलमान लोग हैं जो हमसे सीखते हैं, मुस्लिम लोग जो हैं वो भी हमसे सीखते हैं। ऑल्दो उनमें बड़ा वो माना जाता है ज्योतिष को सीखना, पर उनका इंटरेस्ट तो अपने इंटरेस्ट के लिए सीखते हैं। तो पूरी दुनिया में मैं कहूँगा स्टूडेंट ही होता है, पर कहीं ना कहीं भाषा का और समझने का फेर रहता है। तो हम दोनों को, इंटरनेशनल ऑडियंस को और जो इंग्लिश एकदम स्पीकिंग है उनको, उन सबको एकदम इस तरह समझाते हैं कि वो सब बिल्कुल बहुत अच्छा ज्योतिष सीख पाते हैं और 6 महीने में एक बहुत ही अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन के निकलते हैं। तो ये नाड़ी ज्योतिष में टाइम का भी कोई रोल है ना? हाँ, बेसिकली क्या देखा जाएगा, तो अगर देखा जाए तो नाड़ी ज्योतिष में टाइम ऑफ बर्थ, देखिए क्या कहा गया है कि आपका बर्थ कहाँ होता है। आपका बर्थ जब होता है तो आपके कर्मा, जो आपके प्रारब्ध हैं, उसका पूरा परफेक्ट हार्मोनी विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस
जब होती है तो ये डिसाइड होता है कि भाई आपके प्रारब्ध में जो था, आप इस घर में, इस माँ बाप के घर, इस परिवार में यहाँ पैदा होंगे, ठीक है। तो टाइम ऑफ बर्थ बहुत क्रिटिकल होता है नाड़ी ज्योतिष में, और एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक ही चीज़ जिसे कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि टाइम ऑफ बर्थ, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन इतनी प्रिसाइज होती है कि 5, 7, 10 मिनट भी आगे पीछे हो जाता है तो कैलकुलेशन चेंज हो जाती है, तो इसलिए हम उसको करेक्ट भी कर पाते हैं। पर ये लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत दिनों से मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, बच्चा डिलीवर जब हुआ उसको टाइम मानेंगे या जब वो माँ के गर्भ में आया, किसको टाइम एग्जैक्ट मानेंगे आप? नहीं, बच्चा जब क्या बोला गया, जब सांस ली तो जीवन शुरू हुआ। तो जैसे ही बच्चे ने सांस ली, जैसे अमेकल कॉर्ड कटी या उसी टाइम में जब बर्थ आया और पहली सांस ली, उसको हम टाइम ऑफ बर्थ मेरे हिसाब से मानेंगे। बाकी लोग बोलते हैं कि भाई वो जब बच्चा बाहर आ रहा है या तब का है, कुछ बोलते कॉर्ड कटिंग का है, तो मैं कहता हूँ सांस से जीवन शुरू होता है और सांस से ही जीवन एंड होता है। सांस जाती है तो जीवन एंड हो गया। तो हम ये बोलेंगे जैसे ही बच्चे ने पहली सांस ली वही वाला, या जैसे बाहर आता है और सांस लेता है वही वाला टाइम ऑफ बर्थ माना जाएगा। अच्छा, आप अपनी जर्नी के बारे में मुझे बताइए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि आप पहले एक दूसरे प्रोफेशन में थे। कैसे आना हुआ इसमें? जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैनेजमेंट प्रोफेशनल था बेसिकली, और ये सिर्फ जो इस प्रोफेशन में आया ये गुरु कृपा ही है मैं कहूँगा, क्योंकि वैसे तो हमारे पिताजी भी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर, होम्योपैथिक डॉक्टर, इंजीनियर थे। तो शायद उन्हीं के पदचिन्हों में मैं चलते हुए बेसिकली पहुँच गया, क्योंकि बचपन से हमने भाई उनके बगल में खड़े होके हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हस्तरेखा देखते थे, कभी न्यूमरोलॉजी देखते थे, कभी ज्योतिष की कैलकुलेशन करते थे। उनके बगल में खड़े होके ऐसे ही इनडायरेक्टली देखते रहते थे वो लोगों से कैसे बात करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं। और मुझे तो लगता है मैं उनका अभी भी 5% भी नहीं हूँ। जिस हिसाब से वो कैलकुलेशन करते थे, वो तो आवाज़ सुन के ही सब बता देते थे, इतनी उनको शायद सिद्धि थी या जो भी था। तो वो तो बहुत ही अलग लेवल पे थे। तो अगर देखा जाए तो बचपन से इंटरेस्ट रहा, पर मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं ज्योतिष करूंगा। मुझे लगता था कौन प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लोगों की इतनी बातें सुननी करनी। तो ऐसे बच्चे का मैच्योर कैसे, इतना माइंड इतना मैच्योर तो होता नहीं, सोचता ज्योतिष नहीं करूंगा, बाकी सब करूंगा। कैसे मिले गुरुजी से? हाँ, कैसे मिले ये भी आज देखिए, मैं गुरुदेव श्री रविशंकर जी का शिष्य हूँ, और मैं उनसे 2001 में मैंने अपनी कंपनी में एक कोर्स होता था, हमारी कंपनी में ह्यूज सॉफ्टवेयर कंपनी हुआ करती थी, तो उसमें कोर्स उसमें किया। फिर मैंने बाहर भी आके किया कोर्स, कॉर्पोरेट कोर्स होता है एक, फिर बाहर भी आके किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो हमेशा मैं सेवा में लगा रहता था, मतलब बहुत सेवा की, बहुत सारे सेवा प्रोजेक्ट्स होते थे उनके चीज़ों को बढ़ाना, क्योंकि खुद अच्छा लगा कि इतनी अच्छा नॉलेज है, इतना अच्छा सुदर्शन क्रिया वो सिखाते थे। तो हमने सुदर्शन क्रिया सीखी और हमें बड़ी पावरफुल लगी, बड़ी अच्छी लगी। इसमें जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है उसका बहुत ही बड़ा, उसको करने के बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट और जिसे कहते हैं एनर्जी, जिसे कहते हैं आप बहुत अच्छी एनर्जी में आ जाते हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन में आते हैं। तो महसूस किया तो था कि भाई सेवा करें, गुरु की सेवा, गुरु के काम की सेवा। तो अब धीरे धीरे ये जर्नी चलती रही। अचानक फिर कई साल पहले गुरुदेव ने बोला कि, और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है स्टोरी, कि मुझे स्वप्न हुआ बेसिकली। स्वप्न गुरुदेव आए, बोले कि ज्योतिष पढ़ाओ। तो हमने कहा ज्योतिष पढ़ाओ, सुबह खोले, और सुबह सुबह का स्वप्न था। और स्वप्न हमें आते नहीं, अगर कोई आया है तो मतलब कुछ है, या तो हमारे गुरु महाराज आते थे या गुरुदेव आते हैं, और कोई ऐसे स्वप्न आता नहीं। तो हमने कहा यार ये स्वप्न तो सही है, गुरुदेव आए हैं, पर ये कैसे, मतलब हो सकता है मेरा हेलुसिनेशन भी हो, इल्यूजन भी हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। और कोई थॉट नहीं था ज्योतिष सीखने का कुछ भी। हम गए, हमने किसी टीचर से पूछा, हमारे एक बहुत क्लोज टीचर हैं, उन्होंने बोला गुरुदेव से ही पूछ लो जाके। तो हम गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव एयरपोर्ट से आ रहे थे, खूब भीड़ थी, हम खड़े थे और हमने बोला गुरुदेव को, गुरुदेव आपने बोला ज्योतिष पढ़ाने को। तो ऐसे चलते जा रहे थे, सबको दर्शन दे रहे थे। तो थोड़ा आगे गए, पीछे देखे, पीछे आए, बोले हाँ पढ़ाओ ऐसे करके। गुरुदेव लाए क्या? उन्होंने कहा वाह क्या बात है, ये तो गुरु का आपने बोला है। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ पढ़ाओ ऐसे करके, कि जैसे उन्हीं का हुक्म बेसिकली कंफर्म हो गया। गुरु जी ने आपकी कुंडली देख ली। हाँ, अब जो भी, वो तो खैर सर्वे सर्वा है, तो उनको तो सब पता है। ये तो बाद में हमें पता चला ये तो प्रारब्ध है बेसिकली हमारे जीवन में। तो ऐसा रहा। तो उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा और बोला पढ़ाओ, तो फिर हम बोला अच्छा अब तो करना पड़ेगा। देखिए ज्योतिष प्रेडिक्शन करना और पढ़ाना दोनों अलग चीज़ें। और प्रेडिक्शन हम बचपन से करते थे। हमारी पहली प्रेडिक्शन शायद 8-9 साल की उम्र में रहा होगा, जब हमने किसी दोस्त को कुछ बताया और वो एकदम सत्य हो गया। तो हमें बड़ा डर सा भी लग गया कि यार ये तो एकदम सत्य हो जाता है। और वो थोड़ी नेगेटिव प्रेडिक्शन थी बेसिकली। ठीक है, हाथ देख के हमने बताया था। तो बेसिकली फिर ये लगा कि भाई ये तो ज्योतिष पढ़ाना और ज्योतिष
प्रेडिक्शन करना, और ऐसे हम कॉलेज में करते रहे, स्कूल में, कॉलेज में, किसी फिर को कुछ उसका बता समाधान दिया। करना, प्रॉब्लम तो बता दिया, उसका समाधान भी बताना होता होगा। हाँ वो भी बात है, पर प्रेडिक्शन करते रहे यूजुअली, बस देख के हाथ देख लिया, कुछ चीज़ें देख ली, चेहरा देख लिया, ऐसे देखा, प्रेडिक्शन बताते रहे, करते रहे। पर प्रेडिक्शन सिखाना एक अलग चीज़ है। तो हम भारतीय विद्या भवन गए, वहाँ पढ़ा, साल 1.5 साल वहाँ पढ़े, फिर देखा कि नहीं यार ये तो सॉल्व नहीं हो रहा, फिर और जगह भी कई जगह पढ़े, कई जगह एक्सप्लोर किया। बस यही कहेंगे कि क्वेस्ट फॉर ट्रुथ जिसे कहते हैं ना, कि भाई यार ये तो आ नहीं रहा। लोग बोलते हैं ज्योतिष में एकदम अच्छा प्रेडिक्ट होता है, तो ये तो कई बार सही होता है, कुछ बार सही नहीं होता। तो फिर चलते कहीं ना कहीं ये नाड़ी ज्योतिष की जो कहानी, नक्षत्रों की कहानी आई। पहले नक्षत्र पढ़े, फिर और भी कई गुरुओं से कहीं ना कहीं हमें गाइडेंस मिलती रही। देखिए गुरु अगर ऐसे कहे अध्यापक जिन्होंने पढ़ा है, वैसे बहुत जिसे कहते हैं ज्योतिष गुरु, उनसे बहुत कई लोगों से पढ़े हम, बहुत अच्छे जिनकी किताबें भी हैं और बहुत दुनिया में फेमस भी हैं, सबसे पढ़े। पर अगर मैं ज्योतिष का पूरा क्रेडिबिलिटी दूं तो देखिए हमारे यहाँ ज्ञान कैसे पूछने से निकलता है। गीता कैसे हुई? पूछने से। ठीक है, कोई भी चीज़ जो असली चीज़ निकलती है ना, वो पूछने से निकलती है। तो अब गुरुदेव की ऐसी कृपा थी, उनका ऐसा मतलब जिसे कहते हैं कि ऐसा हमारा भी उनके प्रति बहुत प्रेम और उनका भी बहुत जिसे कहते हैं आशीर्वाद, ब्लेसिंग। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हमसे, उनको नहीं जानना था। देखिए वो तो उनको मालूम है मेरा वीक एरिया क्या है। देखिए गुरु को कभी नहीं जानता, गुरु अपने शिष्य को सबल बनाता है, उसको मजबूत बनाता है। तो असली ज्योतिष तो मैं कहता हूँ उन्हीं कृपा से हुई, क्योंकि उससे पहले तो मैं स्ट्रगल ही कर रहा था ज्योतिष में, बहुत स्ट्रगल कर रहा था कि नहीं आ रही थी, 60-65-70% आती नहीं आती है ज्योतिष। मैंने कहा ये क्यों, इतना गैप क्यों है, कुछ चीज़ें सही हो रही हैं, कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही। पर जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा जिसे कहते हैं ना, और बहुत सारे क्वेश्चंस जब भी मिलते थे कुछ ना कुछ पूछते थे, और वो जो पूछते थे 99% मुझे नहीं आता होता था। मैं वापस जाता था, देखता था और अगले दिन बताता था। ये देखिए ये जो है ना, ये कमाल की बात है कि गुरु को वही पूछना होता था जो मुझे नहीं आता था, और मैं हर बार तैयारी करके जाता था। इस बार तो कुछ भी पूछ लें, सब आता है, सब बता दूंगा बिल्कुल। और वो क्वेश्चन आता था, अरे यार ये तो आता ही नहीं, कैसे करेंगे इसको। फिर देखते थे। तो वो जो पूछने की प्रक्रिया जो चलती रही 1-2 साल, तो गुरु ने ऐसा पक्का बना दिया ना कि वो डेट वाइज प्रेडिक्शन तक आ गई, डेट वाइज, आवर वाइज कि किस घंटे क्या होने वाला है। तो मैं कहूँगा सिर्फ उनकी कृपा है, और मेरा कोटि कोटि प्रणाम और चरण स्पर्श मेरे मालिक, मेरे गुरुदेव को। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं कभी ज्योतिष में तो आता ही नहीं, मेरा नाम ही नहीं होता। मैं तो सिर्फ जो रास्ता चल रहा था अपना नौकरी का वो करता। उनकी जो देखिए पूरी दुनिया में उनका वर्चस्व है, पूरी दुनिया में वो सेवा करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाते हैं, शांति का, पीस के एम्बेसडर हैं, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन हैं। और उनके जैसा गुरु आज की सदी में नहीं है, कोई भी नहीं। मेरे को सब गुरुओं को नमन है, प्रणाम है, सब गुरु श्रेष्ठ हैं। मुझे उनके जैसा तो आज तक हमने देखा नहीं। मुझे गुरुजी से एक बार मिलने का मौका मिला। अच्छा। मैं दैनिक भास्कर भोपाल में थी। अच्छा। तो मुझे रिपोर्टिंग के लिए भेजा गया था, गुरुजी आए थे वहाँ। जी जी जी। और बहुत बड़ा वो गैदरिंग थी बहुत सारे लोगों की। जी जी। तो वहाँ मैंने देखा कि जितने भी लोग थे, ज़्यादातर लोग ना रो रहे थे। हाँ। क्योंकि उन्होंने शायद मेडिटेशन करवाया था उसके बाद। तो मैं तो एज अ रिपोर्टर गई थी वहाँ, लेकिन हाँ उन्होंने मेडिटेशन करवाया, फिर फील हुआ, बहुत डीप मेडिटेशन में सब लोग चले गए थे। तो गुरुजी से उस समय मिलने का मौका मिला, उसके बाद नहीं मिला। लेकिन हाँ अभी भी मेरे जितने फ्रेंड्स हैं दिल्ली में, उन सब लोगों की लाइफ में गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत चेंज आया। जी जी जी, मैं तो पूरी दुनिया में देख रहा हूँ। अभी देखिए ज्योतिष के माध्यम से तो मैं पूरी दुनिया से जुड़ा हूँ, और मैं मिरेकल्स देखता हूँ उनसे। जब जुड़ के आदमी जब आता है, चाहे आश्रम जाके आता है, मिल के आता है, मिरेकल्स होते हैं। तो मेरे पास तो शब्द नहीं है। देखो कहा गया ना शास्त्रों में, देखिए क्या कितनी सुंदर बात कही है। ठीक है, सब धरती कागज करूँ, लिखनी सब बन रहा है, 7 समुंदर की मछली करूँ, गुरु गुण लिखा ना जाए। सब धरती को अगर कागज बना लीजिए, सब जितने भी जंगल हैं, जितने भी पेड़ हैं, उनको लेखनी बना ली जाए, और जितनी भी समुंदर में पानी है उसको स्याही बना ली जाए, तब भी गुरु का गुण लिखा नहीं जाएगा। तो गुरु तो वो हैं, और ऐसे सदगुरु होना, इस सदी में होना, मैं कह रहा हूँ मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। इनफैक्ट मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम इसी टाइम में पैदा हुए जब गुरुदेव इस दुनिया पे, इस पृथ्वी पे हैं। तो बहुत बड़ा संयोग है जिसे कहते हैं, और पिछले भी जन्म में रहा होगा उनका साथ, तभी शायद इसमें है। और हमारे पिताजी कहते हैं जब 100 से ज़्यादा जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब गुरु का सानिध्य मिलता है। तो भाई ये तो मैं ये कहूँगा कि आज एक एक कण मेरा जो है उनके नतमस्तक है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं भी नहीं होता, मुझे तो इतना पता है। शायद यही कारण है कि आपने अभी तक ऐसी भविष्यवाणियाँ की हैं, जैसे लोकसभा चुनाव 2024, रूस और यूक्रेन युद्ध, कोविड-19 लॉकडाउन, IPL मैचों के परिणाम और राम मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणी, जो 99% करेक्ट हैं। जी जी जी। और
अभी लेटेस्ट अगर बोलें तो पुलवामा हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी आपने जो भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल सच साबित हुई है। ऐसे में आप हमें बताएं कि आने वाला समय हमारे देश के लिए कैसा होगा। जी 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 नहीं, बहुत अच्छी बात बोली। बहुत सारी अच्छा जितने भी जो देश में अटैक की बात हुई और चीज़ें बात हुई वो हमने बिल्कुल एग्जैक्ट डेट, क्योंकि सोशल मीडिया है तो 1-2 दिन आगे पीछे हम करते रहते हैं। इनफैक्ट जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ हम 5 तारीख को दुबई में थे और हमें मालूम था कि या तो 5 की रात या 6 की रात 7 की रात, ये हमने लिखा भी है, उसमें ट्वीट भी किया है। ट्वीट तो हमने 15 दिन पहले कर दिया था कि भाई ये होने वाला है और एग्जैक्टली 6 तारीख की रात में हो गया। तो अब ये तो गुरु कृपा से आता है ये भविष्यवाणी। तो मैं तो ये कहूँगा एक ये ना भविष्यवाणी जितनी भी होती है एक अंतस्पूर्णा है जिसे कहते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है जी ऊपर वाला खुद मेरे थ्रू कराना चाहता है, मैं नहीं कुछ करता, क्योंकि इतनी एग्जैक्ट चीज़ें तो कैलकुलेशन में किसी के भी नहीं आती। तो ये शायद ऊपर वाले ने मुझे मीडियम बनाया है, मैं कहूँगा। और जहाँ तक बात है कि आगे का कैसा दिखता है, अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करूं तो देखिए मुझे ऐसा लगता है अभी तो ये चलेगा, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। और भी कल पीएम जी ने भी बोला, हमारे रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला कि भाई ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, कंटिन्यू है। और मुझे लगता है पीओके की अगर बात करें ना, देखिए ये तो चलेगा अभी से लेकर सितंबर और आगे भी। मुझे 26 में भी बहुत चीज़ें दिखती हैं। इनफैक्ट 26 के सेकेंड हाफ में और 27 में मुझे पाकिस्तान एकदम नेस्तनाबूद होते हुए दिखता है। 2027 में मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एकदम टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा और 26 से शुरू हो जाएगी, 26 के सेकेंड हाफ से शुरू हो जाएगा। हाँ, सितंबर ऑनवर्ड्स। बलूचिस्तान भी तो मांग ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान के 3 से 5 टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान रहेगा नहीं। ठीक है, तो ये पूरब का पाकिस्तान और पश्चिम का पाकिस्तान दोनों ही नहीं रहेंगे, मैं आपको बताऊँ। ठीक है, बांग्लादेश का भी कहीं ना कहीं ये हाल होना है, वो भी कहीं ना कहीं टुकड़ों में बट जाना है। और अगर पीओके की बात करें तो मोदी जी हमारे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर 2028 तक पीओके को इंडिया में मिलाने का हो जाएगा, मुझे ऐसे समझ में आता है। तो 27 में तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे और 28 के शुरू में ये सब चीज़ें, या 28 में पीओके हमारे पास आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और जहाँ तक बात है इंडिया की कि इंडिया कैसा करेगा, देखिए इंडिया आने वाले टाइम में बहुत ग्रो करेगा। ठीक है, ये बात अलग है कि आने वाले 5-6 साल, स्पेशली मैं कहूँगा 28 से लेकर 32-33 तक, ये साल बड़े टफ रहेंगे। ठीक है, स्पेशली 2030, 31, 29 कह लीजिए, 29, 30, 31, 32 ये साल बड़े टफ होने हैं। तो 28 से 33 साल 2000 है, ये पूरे विश्व के लिए टफ है। कहीं ना कहीं हो सकता है विश्व युद्ध दस्तक दे रहा हो। देखिए विश्व युद्ध की घटना ऐसी होगी कि भारत से कुछ ऐसी घटना घटेगी जो विश्व युद्ध का कारण बनेगी। ऐसा, ये सिर्फ मेरी भविष्यवाणी नहीं, बहुत लोगों की भविष्यवाणी है। और ऐसा है कि भारत में कोई ऐसी घटना घटेगी जो एक कारण बन सकता है विश्व युद्ध का। तो ये देखें आने वाले टाइम में होगा। पर 28 से 32 जो है, स्पेशली 29, 30, 31, 32 ये साल बहुत टफ लगते हैं। और स्पेसिफिक बोलूँ तो 2030, 31, 32 तो कहीं ना कहीं अब युद्ध जो है ना, ये वायरस का भी हो सकता है। ठीक है, न्यूक्लियर तो दिखता ही है, कहीं ना कहीं एटम बम और ये ड्रोन और ये सब चीज़ें तो चली रही हैं, पर ये युद्ध थोड़ा विध्वंसक होगा। एक नई चीज़, नया सेटअप होगा, नए युग की शुरुआत होगी, ऐसा लगता है। और मुझे जो समझ में आता है 2030 के बाद भी भारत की ग्रोथ बहुत तेज है, रुकेगा नहीं भारत। तो 30 से लेकर 45-50 तक भारत में प्रोग्रेस बहुत फिनोमिनल होगी। आप 10 साल के अंदर देखेंगे हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ह्यूमन माइंड जो है ना, जो हमारा ह्यूमन सबकॉन्शियस माइंड है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कॉन्शियस, उसको सबकॉन्शियस और कंप्यूटर इंटेलिजेंस दोनों को मिला के चीज़ें होने लग जाएंगी। मतलब हम सबकॉन्शियस माइंड को भी ट्रैप कर पाएंगे। और एआई 10 साल में बहुत प्रोग्रेस करेगा। एआई पढ़ रहे हैं उनके लिए बेटर फ्यूचर, बहुत अच्छा एआई पढ़ना चाहिए। एआई है और एनालिटिक्स है और जितना भी ये डेटा और एआई से रिलेटेड जितना भी ये चीज़ें हैं, ये सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे यही चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। देखिए अभी तो यूएई में पूरा एआई फ्री कर दिया, अभी आज की न्यूज़, कल की न्यूज़ हमने पढ़ी। तो एआई का वर्चस्व बहुत स्ट्रांग होना है। और हमने जो इन्वेंटर थे सोफिया एक रोबोट हुई है, उसके इन्वेंटर से हमारी मुलाकात हुई थी। तो हमने बोला था उनको, पिछले साल की बात है, तो बात हुई थी कि
मतलब उन्होंने हमसे ऐसे ही पूछा, उन्होंने जब हम पता चला कि हम प्रेडिक्शन करते हैं तो उन्होंने बोला सबकॉन्शियस माइंड और ह्यूमन माइंड का, ह्यूमन सबकॉन्शियस माइंड और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माइंड, एक नया सबकॉन्शियस आर्टिफिशियल सबकॉन्शियस माइंड क्या हम क्रिएट कर पाएंगे, उनका एक क्वेश्चन था। मैंने कहा था नेक्स्ट 15 से 17 साल में आप कर पाएंगे, 17 साल के अंदर, 20 साल के अंदर 15 से 17 साल में ही आ जाएगा। तो ही वाज शॉक्ड, ही वाज सेइंग कि मेरी कैलकुलेशन भी ये कहती है। देखिए एक साइंटिस्ट की कैलकुलेशन और एक ज्योतिषी कैलकुलेशन कितनी मिलती है, ये बात मैं सरप्राइज था सुन। देखिए वैसे ह्यूमन तैयार होंगे? हाँ, ह्यूमन तो रोबोट्स तो तैयार हो ही रहे हैं, पर देखिए रोबोट्स में अपनी इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है। तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा माइंड है, वो रोबोट्स में कैसे आएगा, वो कैसे हम चैनलाइज कर सकते हैं, जो वो थिंकिंग प्रोसेस है, जो सोच है, जो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी, अभी तो सब डेटा के बेस पे है, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग आप देखिएगा कहीं 17 से 20 साल के अंदर आ जाएगी एआई के थ्रू। तो ये आने वाला टाइम भारत के लिए बहुत अच्छा है। विश्व में मैं देखूं, अगर बात करूं, अगर आप जानना चाहेंगे कि अमेरिका के साथ कैसा रहेगा या अमेरिका का क्या भविष्य रहेगा, तो अमेरिका की अभी जब तक ट्रम्प है, मुझे लगता है नेक्स्ट 2 साल 26-27 थोड़े टफ रहेंगे, 25-26, 27 से थोड़ी चीज़ें शुरू होंगी, ठीक है। 27-28 पर आप समझ लीजिए अभी 1-2 साल थोड़े टफ ही है। ट्रम्प के जो डिसीजंस हैं कई सारे रॉन्ग साबित होंगे, कई सारे बैक ट्रैक होंगे, थोड़े अनस्टेबिलिटी रहेगी। तो भारत के साथ कैसा रिलेशन रहेगा अमेरिका का? देखिए मुझे ऐसा लगता है अभी नेक्स्ट 2 साल तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलेगा, इतना कोई नहीं दिखता मुझे, ठीक है, रिलेशनशिप ठीक ठाक रहने, पर 28 से 30 के बीच में जो एंड ऑफ द ट्रम्प होगा उसमें चैलेंजेस बढ़ेंगे, उसमें चैलेंजेस बढ़ेंगे। ऑल्दो भारत मैनेज कर लेगा, कोई बहुत ख़राब नहीं होंगे, पर उसमें कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होंगे। अभी जैसे हैं थोड़ा प्रेशर कहीं ना कहीं भारत फील करता है यूएस का, या कुछ रिलेशनशिप में थोड़ा सा तनाव है हल्का फुल्का जो कह लीजिए, वैसे ठीक है पर इतना नहीं है। पर 28 से 30 में बहुत ज़्यादा। ऑपरेशन सिंदूर वाला जो क्रेडिट था, जो हमने सीज फायर करवाया, ट्रम्प जो थे वो बोले कि नहीं, मतलब उन्होंने करवाया। तो नहीं, ये तो ऐसा नहीं दिखता। देखिए ये तो मैं तो कहता हूँ अभी ये कभी भी, अभी से लेकर सितंबर में कभी भी ये वापस हो सकता है। वो तो मोदी जी ने कहा है कि हमने बंद नहीं किया, कहा भी क्या है, बंद नहीं हुआ है, ये तो चालू नहीं हुआ है, अभी वो समझिए कोल्ड वॉर है। और मैं आपको एक भविष्यवाणी बताऊं, बहुत पुरानी, कम से कम 5-7 साल की पुरानी भविष्यवाणी है जो हमने की थी कि 2025 से ऐसा टाइम आएगा कि आप एक्सट्रीमिस्ट जितने भी लोग हैं, जो भी आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका खराब टाइम शुरू हो जाएगा। तो आप देखिए 25 से 30 में, 35 में, 40 में, ऐसे हर 4-5 साल में आप देखिएगा इनकी संख्या घटती चली जाएगी। तो एक्सट्रीमिस्ट वाले लोग हैं, और ये आज की नहीं, आज से करीब 5-7 साल पहले की प्रेडिक्शन है कि 2025 में ऐसा होगा, ठीक है। और ये आप देखिएगा कि अब भारत जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को ऐसे सहन नहीं करेगा, जहाँ बोले ना गोली अगर मारी तो गोला जाएगा, ये हमारा जो प्रधानमंत्री जी का जो स्टैंड है वो होगा। और ट्रम्प तो देखिए मैं क्या बोलूँ, उन तो ज़बरदस्ती अपना क्रेडिट लेने की कोशिश की, पर ये कुछ रीज़न की वजह से आपको लगा है कि टला है या थोड़ा है, जो कि एक्चुअली क्या है कि अगर मैं ज्योतिष की कैलकुलेशन देखूं तो उनका न्यूक्लियर साइट कहीं हिट हुआ था, हाँ, जो कि हुआ नहीं है, मतलब पूरा ओपन में नहीं आया, लोगों ने छुपाने की कोशिश की है, पर हम ज्योतिष से देखें तो कहीं ना कहीं वो डैमेज हुआ है। हमें ये लगता है, और 200% लगता है, इसमें कोई गलती नहीं, चाहे फ्यूचर में कभी ये बात आए। अभी तो सब डिनाई कर रहे हैं, पाकिस्तान में डिनाई कर रहे हैं, हमारी एयरफोर्स भी शायद डिनाई कर रहे हैं, डायरेक्टली कोई नहीं बोल रहा, पर ज्योतिष की कैलकुलेशन से उन्होंने कुछ ऐसा नुकसान किया है जिसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे। तो ये जहाँ डैमेज हुआ है, आज भले ही शायद समझ में नहीं आ रहा हो, 5, 7, 10 साल में आप देखिएगा, 2-4 साल में आप देखिएगा उसके इम्पैक्ट नज़र आ जाएंगे, 1-2 साल में ही आ जाएगा इनफैक्ट। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लीक हुआ है, रेडिएशन। तो इंडिया पे भी असर होगा उसका? नहीं, मेरे को नहीं लगता इतना इंडिया में असर होगा, बट उसका इम्पैक्ट है, तभी वो सीज फायर में आया, सिचुएशन में आया, नहीं तो ये चलती अभी वॉर। तो मैं ये कहूँगा कि स्टिल ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी से सितंबर टाइम, और अगर अभी का टाइम बच भी गया तो सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर, स्पेशली ये अगस्त सितंबर के बाद से आप देखिएगा बहुत ज़ोर से शुरू होगा, और 27 में पाकिस्तान के टुकड़े और 28 में पीओके हमारे साथ। अच्छा, ये कोविड-19 जो है, मतलब ये फिर से सर उठाने लगा है, मुझे बताइए क्या लग रहा है, क्या फिर से वही स्थिति आएगी? देखिए पहली बात तो मैं इस बोलने से पहले बोलूँगा, हमारा काम किसी को डराना नहीं है, पर आगाह करना ज़रूर है। मैंने अपने चैनल संजीव श्रीवास्तव चैनल में भी, यूट्यूब में हमारा चैनल है पंडित संजीव श्रीवास्तव के नाम से, उसमें भी डाला है, बताया है, और आप देखेंगे कि हमने जून 2022 में प्रेडिक्शन की थी कि भाई 24 में और 25 में
कोरोना आएगा। 24 के जैन टू मई में तो लास्ट ईयर HMPV कुछ वायरस आया, पर वो उतना नहीं था। हमने कहा 25 में ज़्यादा समझ में आता है। और अभी हम देखें तो हमने लिखा था जनवरी 2025 में भी लिखा था, ट्वीट किया था कि भाई जून के बाद ज़्यादा फैलेगा, और अभी ये फैलेगा। अभी हमें दिखता है ये फैलेगा, प्रिकॉशंस लेंगे। अगर आप पूछते हैं कि ट्रैवल एडवाइजरी आएगी तो आएगी, ठीक है। मास्क आएगा तो हमें दिखता है मास्क आएगा, लोग फिर मास्क पहनेंगे, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी है। हाँ, पर लाइफ नहीं रुकेगी, लाइफ चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन हो के पिछली बार की तरह भाई सब कुछ बंद हो गया, नहीं। लोगों ने कोविड के साथ रहना सीख लिया।